प्यारे बच्चों, एलजीआर स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आपको पता होना चाहिए कि आज जो है गणित के अंदर एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण चैप्टर हम लोग शुरू करने वाले हैं, जिसका नाम है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। बेसिकली यह चैप्टर जो है क्षेत्रमिति से संबंधित है, तो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण क्लास होने वाला है। आज के जो क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं वो क्षेत्रमिति पढ़ने वाले हैं, यानी कि क्षेत्रमिति का आज आपका फर्स्ट क्लास जो है होने वाला है। और प्यारे बच्चों, हम इस चैप्टर को, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सभी चैप्टर में मैं जो शुरू करता हूं तो वो पूरे बेसिक जीरो लेवल से शुरू करता हूं। तो आज के इस चैप्टर में भी हम यह मान करके चलेंगे कि आपको क्षेत्रमिति में कुछ भी नहीं आता है और हम आपको जीरो लेवल से हाई लेवल तक के सभी चीज़ों को, एक एक चीज़ों को आज के क्लास में हम जो है आपको डिटेल में शुरू से अंत तक पढ़ाने वाले हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं कि क्षेत्रमिति पूरा आपको आ जाए और इसके बाद आपको कभी भी क्षेत्रमिति नहीं पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि जीरो लेवल से हम चर्चा शुरू करेंगे बिंदु से। ठीक है, बिंदु, रेखा, किरण रेखा, खंड, कोण, और इसके बाद जो है आपके जितने भी द्विविमीय आकृति है, जैसे कि आपका वृत्त, त्रिभुज, और बात किया जाए तो आपका जो चतुर्भुज है वो, और मुख्य रूप से सबसे ज़्यादा फेमस त्रिविमीय आकृति में घन घना, बेलन, शंकु और गोला, ये पूरा डिटेल में पढ़ने वाले हैं। शुरू से अंत तक एक एक चीज़ों को पढ़ने वाले हैं और एक चीज़ का भी खासा ध्यान हम रखेंगे। आपको पता होना चाहिए कि बहुत सारे बुक्स और बहुत सारे जगह पर आप लोगों को वैसे चीज़ भी पढ़ाए जाते हैं जिसका आपके ज़िंदगी में कोई मायने नहीं है, जिसका आपके एग्ज़ाम से कोई भी लेना देना नहीं है। लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे, हम केवल वही चीज़ पढ़ाएंगे जो आपके एग्ज़ाम में जो है वो काम आ सके, और इतना पढ़ाएंगे कि उसके बाहर आपको कभी भी कोई दिक्कत ही नहीं होगा। कोई फालतू चीज़ें नहीं पढ़ेंगे, एकदम महत्वपूर्ण चीज़ों को पढ़ते हुए हम क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और जितने बच्चे अगर अभी तक पेड कोर्स ज्वाइन नहीं किए हैं तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छी खबर है कि पेड कोर्स में अभी आप लोगों के भारी डिमांड पर जो है 50% का ऑफ जो है रखा गया है। ये धमाका ऑफर बहुत जल्द समाप्त हो जाएगा। तो आप लोग जो भी बच्चे ज्वाइन नहीं किए हैं पेड कोर्स, तो ज्वाइन कर लीजिएगा। ज्वाइन करने के लिए आप लोगों को एलजीआर स्टडी लाइव ऐप डाउनलोड करना होगा, और विशेष जानकारी के लिए आप लोग इस नंबर पर कॉल करके हमसे पेड कोर्स से रिलेटेड सारा का सारा जानकारी जो है ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करेंगे, चीज़ों को सीखने समझने की कोशिश करेंगे। और एलजीआर स्टडी ऐप, ये वाला व्हाइट वाला ऐप, जो भी बच्चे डाउनलोड नहीं किए हैं डाउनलोड कर लीजिएगा। और इस ऐप में आपका चल रहा है पेड कोर्स, तो ये पेड कोर्स जो ज्वाइन करना चाहते हैं वही बच्चे ये वाला ऐप डाउनलोड करें। इस ऐप में आपको क्या मिलेगा, आपको सभी विषय का जो है वीवीए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का पीडीएफ, वीवीए सब्जेक्टिव क्वेश्चन का पीडीएफ, क्विक रिवीजन नोट, मॉडल पेपर, क्लास नोट और ऑनलाइन टेस्ट बिल्कुल ही फ्री में मिलेगा। तो यह आप ये जो ऐप है ज़रूर डाउनलोड कर लीजिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, या फिर आप लोग प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, चीज़ों को सीखना समझना प्रारंभ करते हैं। चैप्टर का नाम है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। मुख्य रूप से यह चैप्टर जो है क्षेत्रमिति से संबंधित है। तो हमें सबसे पहले जानना होगा कि क्षेत्रमिति क्या है। प्यारे बच्चों, आप लोगों ने बहुत सारा चैप्टर जो है पढ़ाई किया होगा, जैसे कि आपने त्रिकोणमिति पढ़ाई किया है। तो त्रिकोणमिति क्या है, एक गणित का ब्रांच है, यानी कि गणित का शाखा है। त्रिकोणमिति गणित का एक क्या है, शाखा है। उसी तरह से क्षेत्रमिति भी गणित का एक शाखा है, एक ब्रांच है। तो आपको क्षेत्रमिति का एक आसान सा परिभाषा याद रहना चाहिए, या फिर यूं कह लीजिए कि इसके बारे में 2 लाइन आपको पता होना चाहिए। अगर कोई पूछे कि क्षेत्रमिति किसे कहते हैं या क्या होता है, तो आप प्यारे बच्चों बोलेंगे कि क्षेत्रमिति गणित की एक शाखा है जो मापन से संबंधित है। किससे संबंधित, मापन से। और मापन में भी क्या करते हैं, तो मापन में विशेष रूप से यह ज्यामितीय आकृतियों के, किसके, तो ज्यामितीय आकृतियों के क्षेत्रफल, परिमाप एवं आयतन के सूत्रों की निष्पत्ति, डैट मीन्स डेरिवेशन, ठीक है,
एवं उनके प्रयोग से संबंध रखती है। तो यहाँ पर हमें पता चला कि क्षेत्रमिति जो है वो तो ज्यामितीय आकृतियों के क्षेत्रफल, परिमाप और आयतन से संबंधित है। तो हमें सबसे पहले जानना होगा ज्यामितीय आकृतियों के बारे में। किसके बारे में? तो ज्यामितीय आकृतियों के बारे में कि आखिर ज्यामितीय आकृतियां जो है क्या होती हैं। तो प्यारे बच्चों, आपने नाम सुन रखा होगा त्रिभुज, वृत्त, चतुर्भुज, घन, घनाभ, बेलन, शंकु, गोला, इस सब का। तो यही सब जो है प्यारे बच्चों आपको पता होना चाहिए कि ज्यामितीय आकृतियां हैं। घन, घनाभ, बेलन, शंकु, गोला, ये सब जो है आपको पता होना चाहिए कि क्या है, ज्यामितीय आकृतियां हैं। लेकिन प्यारे बच्चों आपको पता होना चाहिए कि कुछ ज्यामितीय आकृतियां जो है ऐसे होते हैं जिसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई होता है, जैसे कि घन, घनाभ, बेलन, शंकु, गोला। और कुछ ऐसे ज्यामितीय आकृतियां हैं जिसमें केवल लंबाई और चौड़ाई होता है, जैसे कि आपका देखा जाए चतुर्भुज और त्रिभुज भी, जो 2D फिगर हैं जितने भी, और वृत्त भी, ये सारे के सारे ऐसे फिगर जिसमें ऊंचाई नहीं होता है। और कुछ ऐसे फिगर हैं जिसमें तो केवल लंबाई ही होता है, जैसे कि आपने नाम सुना होगा रेखा का, आपने नाम सुना होगा किरण का, आपने नाम सुना होगा रेखाखंड का। तो आपको पता होना चाहिए कि विमा क्या होता है। कौन चीज़? विमा क्या होता है। तब हम विमा के आधार पर ज्यामितीय आकृतियों का पहले अध्ययन करेंगे और जानेंगे कि ज्यामितीय आकृतियाँ कितने प्रकार की होती हैं, कौन कौन सी होती हैं, और उसके बाद हम उसके क्षेत्रफल और फिर उसके परिमाप और उसके आयतन से संबंधित गहन अध्ययन करेंगे। बहुत ही डिटेल अध्ययन करने वाले हैं हम लोग। तो चलिए पूरा ध्यान जमा लीजिए अपने स्क्रीन पर और अपने एग्ज़ाम को माइंड में बैठा लीजिए और सोचिए कि आपका एग्ज़ाम जो होगा उसमें एक भी क्वेश्चन यहाँ से हम नहीं छोड़ के आने वाले हैं, इसीलिए मैं इस चैप्टर को बहुत ही अच्छा से पढ़ूंगा। तो आप सबसे पहले जानिए कि विमा क्या होता है। ठीक है, तो विमा के बारे में अगर हम बात करें तो आपने नाम सुना होगा लंबाई, चौड़ाई एवं ऊंचाई। तो ये ज्यामितीय आकृतियों से संबंधित है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। तो याद रखिएगा कि लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई को हम क्षेत्रमिति में विमा कहते हैं। क्षेत्रमिति में गणित का जो हमारा शाखा है क्षेत्रमिति, उसमें क्या कहते हैं? इसे विमा कहते हैं। ठीक है, और विमा का इंग्लिश डायमेंशन होता है। तो अब आप जान चुके हैं कि विमा किसे कहते हैं। विमा किसे कहते हैं? तो लंबाई, चौड़ाई एवं ऊंचाई को विमा कहते हैं। इसमें हमें PhD नहीं करना है, इसमें हमें केवल ये जानना है कि आखिर विमा होता क्या है। प्रैक्टिकली हमें अपने दिमाग में क्या करना है, बैठाना है। अब हम आगे बढ़ेंगे तो आगे के चीज़ों को समझने में हमें बहुत ही ज़्यादा आसानी होगा। हमारा अब अगला टॉपिक है विमा के आधार पर आकृतियों के प्रकार। आप सभी को पता होना चाहिए कि ज्यामितीय आकृतियाँ बहुत सारी हैं, जैसा कि आपने नाम सुन रखा है घन, घनाभ, बेलन, शंकु, गोला, त्रिभुज, वृत्त और चतुर्भुज। चतुर्भुज के भी बहुत सारे प्रकार हैं। तो इन सभी ज्यामितीय आकृतियों को हम विमा के आधार पर विभाजित करने वाले हैं और तब जाके सिस्टमैटिक ज्ञान हमें प्यारे बच्चों क्या हो पाएगा, मिल पाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि विमा के आधार पर ज्यामितीय जो आकृति है वो कितने प्रकार की होती हैं। तो याद रखिएगा विमा के आधार पर सबसे पहला प्रकार का जो आकृति है उसका नाम है अविमीय आकृति। अविमीय आकृति, देखिए मैं आपको मोटा मोटी और शॉर्टकट में जानकारी दे देता हूँ कि विमा के आधार पर कुछ ऐसे जो है ज्यामितीय आकृति या चिन्ह है जिसमें कोई बीमा, एक भी बीमा नहीं होते हैं। कुछ ऐसे ज्यामितीय आकृति है जिसमें केवल एक बीमा होता है और कुछ ऐसे हैं जिसमें
2 बीमा होते हैं और कुछ ऐसे ज्यामितीय आकृतियां हैं जिसमें 3 बीमाएं होते हैं। जिसमें कोई भी बीमा नहीं होता उसे हम अविमीय आकृति कहते हैं। अविमीय आकृति में कोई बीमा नहीं होता, इसका मतलब यह है कि इसमें न तो लंबाई होता है, न ही चौड़ाई होता है और न ही ऊंचाई होता है। तो आपने समझा कि अविमीय आकृति क्या है। अब कुछ ऐसे आकृति जिसमें एक बीमा होता है केवल लंबाई, तो उसे एक बीमीय आकृति कहते हैं। कुछ ऐसे आकृति जिसमें लंबाई और चौड़ाई दोनों होता है तो इसे द्विबीमीय आकृति कहते हैं। और कुछ ऐसे हैं जिसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों होते हैं। इसीलिए प्यारे बच्चों इस आकृति को त्रिविमीय आकृति हम लोग कहते हैं। तो मोटा मोटी आपने समझ लिया। अब डिटेल में एक एक करके हम सभी के बारे में ज्ञान प्राप्त करेंगे। सबसे पहला हमारा है अविमीय आकृति। ठीक है, तो अविमीय आकृति किसे कहते हैं? बहुत ही सरल भाषा में मैंने आपके लिए नोट तैयार किया है। एंड जो ये आपको मिलेगा ना, मतलब मेरे द्वारा जो बनाया गया जो बेस्ट कंसेप्ट का नोट है ना, आपको इसे पढ़ने में कहीं भी कभी भी दिक्कत नहीं आएगा। बहुत आसान तरीका से आप सीखते हुए क्या कर जाएंगे, आगे बढ़ जाएंगे। तो हमें अविमीय आकृति किसे कहते हैं यह समझना है। तो याद रखिएगा, जिस आकृति में एक भी बीमा न हो उसे अविमीय आकृति कहते हैं। यानी कि इसमें न तो लंबाई होगा, न ही चौड़ाई होगा और न ही ऊंचाई होगा। और इसका केवल एक ही एग्जाम्पल है बिंदु। बिंदु देखिए प्यारे बच्चों, ये आप जानते हैं कि ये क्या है, बिंदु है। तो बिंदु में न तो लंबाई होता है, न ही चौड़ाई और न ही ऊंचाई, तो इसे हम कहते हैं अविमीय आकृति। और अविमीय आकृति का एक ही उदाहरण है बिंदु। अब दूसरा है प्यारे बच्चों हमारा एकविमीय आकृति। एकविमीय आकृति नाम से ही स्पष्ट है कि जिस आकृति में एक बीमा हो उसे हम एक बीमीय आकृति कहेंगे। और जब एक बीमा का बात होगा तो सबसे पहले लंबाई आएगा। तो सीधा सीधा बोलिएगा कि जिस आकृति में केवल एक बीमा में कौन हो सकता है, तो लंबाई हो, उसे एक बीमीय आकृति कहते हैं। तो आप बताइए कि कौन ऐसा आकृति है जिसमें केवल एक बीमा जो है होती है। तो इसमें आते हैं 3, मुख्य रूप से एक ही है, एक का ही पार्ट है, लेकिन हम तो तीन करेंगे इसको। एक है आपका रेखा, दूसरा है किरण और तीसरा है रेखाखंड। और आप याद रखें कि यहाँ से कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ चुके हैं। तो ये बेसिक कंसेप्ट आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बेसिक समझिएगा तब हाई लेवल समझ पाइएगा। लगभग 2 घंटे का हमारा कंसेप्ट का ही क्लास होगा। तो अगर आप सीखना चाहते हैं तब तो धैर्य से सीखते रहिए, अगर नहीं सीखना चाहते तो फिर आपके ऊपर निर्भर है। तो आप जो है यहाँ देख पाएँ कि एक बीमीय आकृति में है रेखा, दूसरा है किरण और तीसरा है रेखाखंड। तो आपको पता होना चाहिए कि रेखा कैसा होता है। तो देखिए इस तरह का जो लाइन है उसे हम रेखा कहते हैं। रेखा का खासियत है कि इसके दोनों तरफ तीर लगा होगा, एरो हेड लगा होगा, यानी कि दोनों तरफ तीर लगा होगा। और दोनों तरफ तीर लगा होने का मतलब क्या है कि रेखा वह ज्यामितीय आकृति है जिसको आप दोनों तरफ आगे बढ़ा सकते हैं। दोनों तरफ क्या कर सकते हैं, अनंत दूरी तक आगे बढ़ा सकते हैं। दोनों तरफ तीर लगा होने का मतलब है कि आप इसको अनंत दूरी तक दोनों साइड क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं आगे। दूसरा है प्यारे बच्चों आपका किरण। तो किरण आप देखिए कि कैसा होता है किरण का खासियत है कि इसका एक जो साइड है वो फिक्स होता है, इसको आप आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। और एक तरफ इसका तीर लगा होता है। तीर लगा होने का मतलब है कि इसको इस दिशा में आप अनंत दूरी तक आगे बढ़ा सकते हैं, अनंत दूरी तक आगे बढ़ा सकते हैं। तो किरण वह है जिसका एक अंत तो निश्चित होता है, यानी कि फिक्स होता है, लेकिन दूसरा अंत अनंत दूरी तक आगे बढ़ाया जा सकता है। एंड तीसरा है प्यारे बच्चों रेखाखंड। रेखाखंड वह ज्यामितीय आकृति है जिसको न तो हम बाईं ओर बढ़ा सकते हैं न ही दाईं ओर बढ़ा सकते हैं, क्योंकि इसके किसी भी शीर्ष पर
तीर का निशान नहीं होता है, और तीर का निशान नहीं होने का मतलब है कि इसको आगे और पीछे नहीं बढ़ाया जा सकता है। और नाम से स्पष्ट है रेखा खंड, यानी कि यह रेखा का खंड है, खंड यानी कि टुकड़ा है। इस बीच से इतना काट करके निकाल लीजिएगा तो यही कहलाएगा रेखा खंड। समझ में आ रहा है कि रेखा का टुकड़ा कहलाएगा। तो रेखा का टुकड़ा थोड़ी ना आप आगे पीछे बढ़ा सकते हैं। तो ये है एक बीमीय आकृति। अब हम प्यारे बच्चों बढ़ेंगे और जानेंगे द्विविमीय आकृति के बारे में। नाम से ही स्पष्ट है द्वि, द्वि मतलब दो, द्वि मतलब दो। तो जिस आकृति में दो विमाएँ हो उस आकृति को हम द्विविमीय आकृति कहते हैं। लिख दिया हमने। जिस आकृति में दो विमाएँ, अब दो विमा में कौन कौन होना चाहिए, तो लंबाई होना चाहिए और चौड़ाई होना चाहिए। दो विमाएँ होते हैं उसे द्विविमीय आकृति कहते हैं। मतलब सीधा समझ लीजिए, जिसमें लंबाई और चौड़ाई दो विमा हो उसे हम द्विविमीय आकृति कहते हैं। इसका तीन उदाहरण है। एक तो है वृत्त, दूसरा है चतुर्भुज और तीसरा है त्रिभुज। तो ये तीन जो आकृति है वो द्विविमीय आकृति कहलाते हैं। ये तीन ऐसे आकृति है जिसमें केवल लंबाई चौड़ाई होंगे और ऊंचाई नहीं होंगे, हाइट नहीं होगा। यह एक रेखा मात्र होता है, यह वस्तु नहीं होता है। आप याद रखें कि द्विविमीय आकृति को हम 2D फिगर कहते हैं। 2D फिगर क्यों? क्योंकि 2 मतलब द्वि और D मतलब डायमेंशन, D मतलब डायमेंशन, यानी कि द्विविमीय। इंग्लिश में विमा को डायमेंशन कहते हैं, इसीलिए इसको 2D फिगर कहेंगे। क्या कहेंगे? 2D फिगर कहेंगे। और याद रखने योग्य बात यह है कि द्विविमीय आकृति यानी कि 2D फिगर को समतल आकृति भी कहते हैं। कौन सा आकृति? समतल आकृति। वहीं हम आपको पढ़ाएंगे 3D फिगर यानी कि त्रिविमीय आकृति, उसको कहेंगे प्यारे बच्चों ठोस आकृति। क्या बोलेंगे हम उसे? ठोस आकृति बोलेंगे। तो उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। एंड आप याद रखिएगा 2D 3D से कि जो सिनेमा हॉल में जो फिल्म चलते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं 2D फिल्म और अब आ चुका है 3D फिल्म। 2D फिल्म क्या है? 2D फिल्म में आपको एहसास होगा कि फिल्म पर्दा पे चल रहा है। जैसे एक देख सकते हैं, ये पर्दा की तरह लग रहा है, तो इस पर्दा पे क्या लगेगा आपको? फिल्म चल रहा है जिसमें लंबाई होगा और चौड़ाई होगा। लेकिन 3D फिल्म का खासियत है प्यारे बच्चों, अगर आप में से किसी ने देखा हो किसी हॉल वगैरह में, तो आपको पता होना चाहिए कि 3D फिल्म आप जब देखेंगे तो आपको ये नहीं लगेगा कि ये पर्दा पे चल रहा है, आपको लगेगा कि हकीकत में हमारे सामने सब कुछ ऐसा किया जा रहा है। और जनरली जब आप जाते हैं 3D फिल्म देखने तो वहाँ पर आपके आँख में एक विशेष प्रकार का चश्मा लगा दिया जाता है। एंड तब आप देखते हैं 3D फिल्म। तो 3D फिल्म में आपको पर्दा नहीं लगता कि हाँ ये पर्दा है, इसमें आपको लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई सब कुछ आपको क्लियर दिखता है। तो ये आप याद रखें, कुछ ये सब कंसेप्ट हम बता दे रहे हैं ताकि आप इसको जोड़ जोड़ करके याद रखें भाई साहब, ठीक है। अब हम बढ़ेंगे आगे और 3D फिगर के बारे में बात करेंगे। हमारा अगला टॉपिक है मतलब तीन विमीय आकृति, यानी कि वैसा आकृति जिसमें तीन विमा हो, तीन विमाएँ हो, उसे हम प्यारे बच्चों त्रिविमीय आकृति कहेंगे। सीधा सीधा हमारा परिभाषा होगा, जिस आकृति में तीन विमाएँ, तीन विमा में कौन? लंबाई चौड़ाई एवं ऊंचाई होते हैं, उसे त्रिविमीय आकृति कहते हैं। त्रिविमीय आकृति में आते हैं घन, घनाभ, बेलन, गोला, शंकु, और ये पांच ही मुख्य रूप से पढ़ाई करना है त्रिविमीय आकृति में। और क्षेत्रमिति का सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण और आपके एग्जाम का जो है जान यही पांच है। सबसे ज़्यादा आपको फोकस इस पे करना है। लेकिन हम इससे पहले जितने भी फिगर के बारे में डिस्कशन किए हैं सबके बारे में आपको पहले जानकारी देंगे।
जल्दी जल्दी में, मतलब फास्टली उसके बारे में हम आपको बताएंगे, लेकिन मुख्य रूप से आपको इस पर बहुत ही ज़्यादा टारगेट करना है। ये 5 ही आपको क्या करना है डिटेल में, और इसको बहुत, मतलब ये आपके एग्ज़ाम के लिए है। एंड वो भी पीछे के जितने भी आकृति हैं उसका चर्चा करेंगे। आपको लगेगा कि भाई ये सब तो हम जानते ही नहीं थे, हमें तो बताया ही नहीं गया, और ये सब अब हम जान गए, तो आपको अंदर से कुछ शक्ति महसूस होगा भाई साहब, ठीक है। तो चलिए हम जानते हैं आगे। नोट में हमने कुछ लिखा है, वही लिखा है कि त्रिविमीय आकृति यानी कि 3D फिगर को ठोस आकृति भी कहते हैं। भाई साहब ठोस क्यों कहते हैं? क्योंकि घन हो, घनाभ हो, गोला हो, बेलन हो, शंकु, आप इसको हाथ में उठा सकते हैं क्योंकि यह वस्तु है। घन किसके जैसा है? तो लूडो के पासा के जैसा। घनाभ किसके जैसा है? तो माचिस के डिब्बी देखा आपने उसके जैसा। गोला कैसा है? तो आपने क्रिकेट का गेंद देखा है, बॉल, वही है गोला। बेलन, बेलन आपने अगर ना देखा हो तो मैं सीधा बता दूं कि आपका पेन भी एक बेलन है, पाइप का टुकड़ा भी बेलन है। रॉड, रॉड वो गोल वाला रॉड जो घरों के निर्माण में यूज करते हैं, उसका टुकड़ा भी बेलन ही है। और शंकु ये बर्थडे टोपी है, या फिर जोकर का टोपी कह लो, ये है। अभी तो मैं आपको शॉर्टकट बता रहा हूँ, आगे आपको बहुत ज़्यादा डिटेल इसके बारे में क्या करूँगा बताऊँगा। तो ये बीमा के आधार पर आपने आकृतियों के प्रकार को पढ़ा। अब हम बढ़ेंगे आगे, और आकृतियों के प्रकार को पढ़ने के बाद हम प्यारे बच्चों छात्रमिति से संबंधित महत्वपूर्ण चर्चा करेंगे। और प्यारे बच्चों अगर आपको क्लास अच्छा लगे तो अपने मित्र, भाई बहन, दोस्त, पड़ोसी को ज़रूर बताइएगा कि LGR स्टडी पर इतना दमदार क्लास जो है चल रहा है, जहां से आप बेहतर से बेहतर तैयारी कर सकते हैं। तो ये एक छोटा सा मेरा काम करे, क्योंकि मैं आपके लिए इतना कर रहा हूं तो आपका भी कुछ दायित्व बनता है। हम छात्रमिति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पद पढ़ेंगे, यानी कि कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करेंगे पहले, और फिर प्यारे बच्चों हम आगे बढ़ेंगे। छात्रमिति में देखिए, आपको पता होना चाहिए छात्रमिति शब्द का अर्थ। छात्रमिति शब्द का अर्थ जो है ना आपको पता होना चाहिए। किस शब्द का अर्थ? छात्रमिति शब्द का अर्थ। छात्रमिति देखिए कि 2 शब्दों के मेल से बना है। आपको अगर अभी जस्ट हमने बताया है कि छात्रमिति जो है ना प्यारे बच्चों, छात्रमिति जो है ना उसमें हम लोग जो है अगर देखा जाए तो मुख्य रूप से जो है 3 चीज़ों के बारे में पढ़ाई करते हैं। पहला तो है क्षेत्रफल, दूसरा है परिमाप, और तीसरा है आयतन। तो देखिए कि छात्रमिति शब्द बना कैसे हैं। एक तो है प्यारे बच्चों आपका क्षेत्रफल, ठीक है, क्षेत्रफल, और दूसरा है परिमाप। इसी को हम लोग परिमिति भी कहते हैं। तो याद रखिएगा, एक शब्द है आपका प्यारे बच्चों क्षेत्रफल, एक शब्द क्या है? क्षेत्रफल, और एक शब्द क्या है? परिमिति, जिसमें परिमाप या हम इस परिधि के नाम से भी कई बार जानते हैं, तो हम लिखते हैं परिमिति, परिमिति। तो आपको पता होना चाहिए कि जो छात्रमिति शब्द बना है ना, वो क्षेत्रफल में से क्षेत्र लिया गया है, और परिमिति में से मिति लिया गया है, और तब बना है छात्रमिति। तब क्या बना है प्यारे बच्चों? यहाँ पर बना है छात्रमिति, छात्रमिति। तो छात्रमिति शब्द में आप देख रहे हैं कि क्षेत्रफल भी है, ठीक है, और परिमिति भी है। तो मुख्य रूप से जब कभी भी आप छात्रमिति पढ़ने जाते हैं तो सबसे पहले आपको क्षेत्रफल क्या है, परिमिति क्या है, और एक चीज और हम पढ़ते हैं इसके अंदर जिसका नाम है आयतन। तो ये आयतन के बारे में भी आपको प्यारे बच्चों क्या होना चाहिए? पता होना चाहिए, क्योंकि आपका छात्रमिति जो है वो क्षेत्रफल और परिमिति के मेल से ही क्या है? बना है। तो चलिए अब हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि क्षेत्रफल क्या है, परिमाप यानी कि परिमिति क्या है, और आयतन
यानी कि वॉल्यूम या इसी को धारिता भी कई बार हम बोलते हैं। तो उस सब चीज़ों के ऊपर क्या करेंगे, हम फोकस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं एंड हम लोग आगे जहाँ थे वहाँ पर पहुँचते हैं और वहाँ से आगे के रास्ता पर हम चलेंगे। हम यहीं पर थे, क्षेत्रमिति से संबंधित महत्वपूर्ण पद के बारे में जानकारी ले रहे थे। तो सबसे पहले आपने देखा कि क्षेत्रफल और परिमिति के मेल से बना है क्षेत्रमिति। क्षेत्रफल में से क्षेत्र लिया गया है और परिमिति में से मिति लेकर के क्षेत्रमिति बनाया गया है। तो हमें सबसे पहले पता होना चाहिए क्षेत्रफल क्या है। तो देखिए, ये वृत्त है, ये आयत कह लीजिए या साधारण आप इसको चतुर्भुज भी कह सकते हैं। तो देखिए, कोई भी आकृति या कोई भी वस्तु जितना स्थान घेर लेती है, यहाँ पर आप देख सकते हैं इस वृत्त ने अपने अंदर ये स्थान घेर रखा है। इतना स्थान क्या कर रखा है, घेर रखा है। तो ये स्थान इस वृत्त का क्षेत्रफल कहलाएगा। इस चतुर्भुज ने इतना स्थान अपने अंदर घेर रखा है। तो ये जो स्थान है जिसको हम ऐसे लाइन कर रहे हैं, वो आपको पता होना चाहिए कि इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल कहलाएगा। सीधी सीधी भाषा में हम बोल सकते हैं कि कोई आकृति जितना स्थान घेरती है, उस स्थान को उस आकृति का क्षेत्रफल कहते हैं। उस स्थान को उस आकृति का, प्यारे बच्चों, क्या कहते हैं, क्षेत्रफल कहते हैं। जैसे ये आकृति है, इतना स्थान अपने अंदर घेर रही है, तो इसी स्थान को हम क्षेत्रफल कहेंगे इस वृत्त का। क्षेत्रफल को दूसरे रूप में भी आप परिभाषित कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ पर दो परिभाषा पढ़ा रहा हूँ ताकि एक भूल जाए तो एक याद रहे, या फिर एक ना समझ में आए तो आप एक समझ सकते हैं। क्षेत्रफल का परिभाषा आप ऐसे भी दे सकते हैं कि किसी द्विविमीय तल के लंबाई एवं चौड़ाई का गुणनफल क्षेत्रफल कहलाता है। जनरली यही होता ही है। आपको पता होना चाहिए कि क्षेत्रफल का जब हम बात करते हैं, किस चीज़ का बात करते हैं, तो क्षेत्रफल का जब कभी भी हम, प्यारे बच्चों, बात करते हैं तो क्षेत्रफल का सूत्र हमेशा लंबाई गुने चौड़ाई होता है। लंबाई गुने क्या होता है, चौड़ाई होता है। एंड लंबाई गुने चौड़ाई को आप क्षेत्रफल जो है बोल सकते हैं। और जब फार्मूला की बात आएगी तो हम लोग वहाँ पर और डिटेल में, और भी ज़्यादा डिटेल में क्षेत्रफल को क्या करेंगे, जानेंगे। दूसरा शब्द है, प्यारे बच्चों, परिमाप। परिमाप को ही हम लोग परिमिति कहते हैं, और कई केस में परिमिति को ही परिधि भी बोला जाता है। परिधि भी बोला जाता है। तो तीन शब्द है, परिमाप, परिमिति या परिधि। इस तीनों का अर्थ एक ही है। अब जानिए कि परिधि क्या है। कोई भी फिगर हो, वृत्त हो, या फिर आपका आयत हो या त्रिभुज हो, किसी भी आकृति के चारों ओर एक चक्कर चलने में जितना दूरी आपको तय करना पड़ता है, उसे ही हम, प्यारे बच्चों, उस फिगर का परिमिति कहते हैं। यहाँ पर देखिए लिखा भी वही है। किसी आकृति के चारों ओर एक चक्कर चलने में जितनी दूरी तय करना पड़ता है, जितनी दूरी तय करना पड़ता है, उस दूरी को उस आकृति का परिमाप कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि ये ए बी सी डी एक आयत है। ये 5 cm लंबा है, ये 8 cm, ये 5 cm और ये 8 cm। अब कोई व्यक्ति बिंदु ए से चलना शुरू करेगा। बिंदु ए से चलना क्या करेगा, शुरू करेगा, और इस आकृति के चारों तरफ एक चक्कर लगाएगा। तो एक चक्कर लगाने में उसको जितना दूरी तय करना पड़ेगा, वही दूरी परिमिति या परिमाप कहलाएगा। अगर आपको बता दें कि अगर चारों ओर एक चक्कर लगाने के लिए चलेगा, तो ए से चल कर के, प्यारे बच्चों, पहले कहाँ आएगा, बी पर आएगा। ए से चल के बी पर आया, तो ए से चलकर बी तक आने में इसको 5 cm का दूरी तय करना पड़ा। अब फिर बी से वो जाएगा सी पर। बी से कहाँ जाएगा, सी पर। तो बी से सी तक जाने में इसको 8 cm दूरी चलना पड़ा। फिर सी से आप
देख सकते हैं कि वो डी पर जाएगा, तो सी से डी तक जाने के लिए इसको 5 cm का दूरी तय करना पड़ा, और डी से फिर इसको ए तक जाने के लिए प्यारे बच्चों 8 cm का दूरी क्या करना पड़ेगा, तय करना पड़ेगा। 8 cm का दूरी तय करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब बताइए कि टोटल कितना हुआ। तो सर बोलेंगे 8 5 दे दूना 26, ठीक है। 10 और 16 ऐसे भी आपका 26 होता है, तो 26 cm, 26 cm प्यारे बच्चों इस आयत का हो गया परिमाप। यानी कि किसी भी फिगर के चारों ओर एक चक्कर चलने में जितना दूरी तय करना पड़ता है उसे ही हम परिमाप यानी कि परिमिति कहते हैं, ठीक है। अब ये आपने तो समझ लिया। अब आपको इस वृत्त के बारे में बताते हैं। मान लीजिए ये बिंदु ए है और बिंदु ए से कोई व्यक्ति चलना शुरू करता है इधर की ओर, और चलते हुए इसी रास्ता पर चलते हुए वो फिर ए पर पहुंचता है। तो ए पर पहुंच गया तो एक चक्कर इसका पूरा हो गया, और ए पर पहुंचने में इसको एक चक्कर लगाने में मान लीजिए कि 10 मीटर दूरी चलना पड़ा। तो इस वृत्त का परिमिति यानी कि परिमाप 10 मीटर कहलाएगा। समझ में आ रहा चीज़ आपको। तो एक तरह से देखा जाए तो ये जो आपको लाइन दिख रहा है ये वृत्त का परिमाप है, ये जो आपको चारों साइड से लाइन दिख रहा है ये इसका परिमाप है। तो हम आशा करते हैं कि आप परिमाप जो है समझे होंगे। अब हम बढ़ते हैं आगे, और आगे के चीज़ों को क्या करेंगे प्यारे बच्चों, समझेंगे। तीसरा है हमारा आयतन। आयतन को कई केस में धारिता भी बोला जाता है, तो ध्यान लगाइएगा कि आयतन क्या है, धारिता वगैरह क्या है, ठीक है। तो याद रखिएगा कि धारिता क्या है। किसी त्रिविमीय आकृति द्वारा घेरा गया स्थान उस त्रिविमीय आकृति का आयतन कहलाता है। और याद रखने योग्य बात यह है कि द्विविमीय आकृति का आयतन नहीं होता है। आपने कभी भी वर्ग का आयतन नहीं सुना होगा, वर्ग का परिमाप और क्षेत्रफल तो सुना होगा, लेकिन वर्ग का या त्रिभुज का या वृत्त का आयतन नहीं सुना होगा, क्योंकि उसका आयतन होता ही नहीं है। और आयतन तो केवल और केवल त्रिविमीय आकृति का ही होता है। तो परिभाषा भी हमने उसी तरीके से बनाया है कि किसी त्रिविमीय आकृति द्वारा घेरा गया स्थान उस त्रिविमीय आकृति का आयतन कहलाता है। या फिर आप इसको दूसरा तरीका से भी परिभाषित कर सकते हैं। आपका दूसरा परिभाषा ये भी हो सकता है कि आयतन उस क्षमता का माप है जो किसी वस्तु को धारण करती है। जैसे कि मान लीजिए कि ये गिलास है, ठीक है। ये मान लीजिए ये गिलास है, मैंने एक गिलास बनाने का कोशिश किया है, टेढ़ा हो जाए तो हंसना मत। मान लीजिए ये क्या है, गिलास है, और इस गिलास में मान लीजिए कि 100 ग्राम, कितना, तो 100 मिलीलीटर बोल देते हैं, 100 ml पानी अटता है। इस गिलास में कितना पानी अटता है, 100 ml पानी अटता है। तो 100 ml पानी अटता है तो इसका मतलब यह है कि ये गिलास 100 ml पानी धारण कर सकती हैं। क्या कर सकती हैं, धारण कर सकती हैं। तो इसका मतलब यह है कि इस गिलास का धारिता यानी कि आयतन 100 ml है, ठीक है। हमने वही बात यहाँ पर लिख भी दिया है। उदाहरण के लिए यदि एक कप या गिलास बोल सकते हैं 100 ml पानी को किनारे तक रख सकता है, यानी कि पूरे मुंह तक, यहाँ ऊपर तक अगर 100 ml पानी आ रहा है तो इसका आयतन 100 ml कहलाएगा। कुछ समझा आपने कि आयतन क्या होता है, किसे हम आयतन कहेंगे। अब बढ़ेंगे प्यारे बच्चों हम लोग आगे, एंड आगे की चीज़ों को समझिएगा। अब चौथा चीज जो है हम बिंदु समझने वाले हैं कि बिंदु क्या होता है। क्या समझने वाले हैं, बिंदु। क्योंकि मैंने आपको बताया कि शुरू से डिटेल तक पूरे डिटेल में मैं बात करूंगा, एक एक टॉपिक पर छोटे से छोटे बातों को मैं बताते हुए आगे बढ़ूंगा। तो जानते हैं बिंदु क्या है। याद रखिएगा
कि बिंदु को अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग तरीका से परिभाषित किया है। मैं तो बिंदु को अविमीय आकृति बोला था कि नहीं पीछे, कि बिंदु वह है जिसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई नहीं होता है। और यूक्लिड एक गणित के बहुत ही बड़े विद्वान हैं, आपको पता होना चाहिए, थे है नहीं थे। उन्होंने, यूक्लिड साहब ने बोला था कि एक बिंदु वह है जिसका कोई भाग नहीं होता। एक बिंदु जो है, बिंदु वह है जिसका कोई भाग नहीं होता। कोई भाग नहीं होने का क्या मतलब है? न तो इसमें लंबाई होगा, न ही चौड़ाई होगा, और न ही ऊंचाई होगा। इसी का मतलब है कोई भाग नहीं। तो आप बोल सकते हैं कि बिंदु वह है जिसका कोई भाग नहीं होता। कोई भाग का मतलब है लंबाई चौड़ाई या ऊंचाई नहीं होता है। तो बिंदु का परिभाषा आप इस तरह से दे सकते हैं। बिंदु को दूसरे तरह से भी आप परिभाषित कर सकते हैं। बोल सकते हैं कि बिंदु समतल में एक स्थिति को बताने के लिए एक सूक्ष्म चिन्ह है। अगर किसी भी प्लेन पर कोई वस्तु रखा हुआ है तो उसको बिंदु से हम डिनोट कर सकते हैं। और बिंदु एक प्रकार का चिन्ह है। क्या है? चिन्ह। इसको आकृति ना बोले तो अच्छा होगा। बिंदु एक क्या है? चिन्ह है। और बिंदु में न लंबाई होती है न चौड़ाई होती है, और जब लंबाई चौड़ाई है नहीं तो ऊंचाई का तो कोई बात ही नहीं है। ठीक है, तो आप बिंदु को ऐसे जो है परिभाषित कर सकते हैं। अब हम बिंदु के प्रकार के ऊपर बात करेंगे। पहला प्रकार है संरेख बिंदु। संरेख बिंदु हम आपको पूरा पढ़ाते जा रहे हैं। आप लोग जितना बार रिवाइज करेंगे, आप अगर रिवीजन का बेस्ट तरीका मानते हैं तो आप वीडियो को ही क्या कीजिएगा, बार बार देखिएगा, तो आपका बेस्ट रिवीजन जो है होगा। तो आप जितना बार रिवाइज करेंगे उतना ही ज़्यादा दिन तक आप इसे याद करके रख पाएंगे। तो अब हम बात करते हैं बिंदु के प्रकार के ऊपर। सबसे पहले हम जानेंगे संरेख बिंदु। तो याद रखिएगा, संरेख का मतलब ही है एक रेखा पर। यानी कि अगर कोई बिंदुएं, तीन बिंदुएं या तीन से अधिक बिंदुएं, तीन या तीन से अधिक बिंदु एक सरल रेखा पर स्थित हो, एक सरल रेखा पर स्थित हो, तीन या तीन से अधिक बिंदुएं अगर एक सरल रेखा पर स्थित हो तो उस तीनों बिंदुओं को हम संरेख बिंदु कहते हैं। तीनों बिंदुओं को क्या कहेंगे प्यारे बच्चों? हम लोग संरेख बिंदु कहेंगे। जैसे मान लीजिए तीन बिंदु है, इसका नाम आपने दे दिया ए, इसका नाम आपने दिया बी, और इसका नाम आपने सी दिया। तो अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये तो तीनों एक ही सीधी रेखा पर आ रहा है। तो वह तीन या तीन से अधिक बिंदु जो एक ही सरल रेखा पर स्थित हो, यानी कि एक ही सीधी रेखा पर बैठा हुआ हो, तो उसे संरेख बिंदु कहते हैं। कई जगहों पर इसका आपके अध्ययन में काम आएगा। परिभाषा आप बोल सकते हैं कि तीन या तीन से अधिक, हमने तो तीन ही दिखाया है ना, तीन से अधिक भी हो सकते हैं, चार पाँच छः भी हो सकते हैं। वे बिंदुएं जो एक ही सरल रेखा पर स्थित हो उसे संरेख बिंदु कहते हैं। उसे क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? संरेख बिंदु कहते हैं। अब इसके जस्ट उल्टा है असंरेख बिंदु। इसके जस्ट उल्टा कौन आता भाई साहब? तो असंरेख बिंदु आता है। भाई असंरेख बिंदु किसे कहेंगे? तो इसका उल्टा है। तो सीधा सीधा मतलब ये होगा कि वो बिंदुएं, वो तीन या तीन से अधिक बिंदुएं जो एक सरल रेखा पर स्थित ना हो, यानी कि जो एक सीधी रेखा पर स्थित ना हो, उसे असंरेख बिंदु कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये एक बिंदु ले लिया मैंने, एक बिंदु ये ले लिया और एक बिंदु ये ले लिया। मैंने इसका नाम दिया प्यारे बच्चों बिंदु ए, इसका नाम मैंने दे दिया बिंदु बी, और इसका नाम दे दिया बिंदु सी। क्या यह तीनों बिंदु एक सीधी रेखा पर स्थित हैं? बोलेंगे नहीं स्थित हैं। स्थित नहीं है, इसका मतलब यह बिंदुएं जो है संरेख नहीं हैं। आप देख सकते हैं कि अगर एक सीधी रेखा हम खींच रहे हैं तो एक बिंदु इससे दूर जा रहा है, यानी कि सीधी रेखा पर नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर बिंदु ए बी सी संरेख नहीं है, क्योंकि बिंदु ए बी सी तीनों जो है एक सरल रेखा पर स्थित नहीं है। तो आप इसका परिभाषा लिख सकते हैं कि तीन या तीन से अधिक वो बिंदुएं
जो एक ही सरल रेखा पर स्थित न हो उसे असंरेख बिंदु कहते हैं। उसे क्या कहते हैं भाई साहब? तो उसे हम लोग कहते हैं असंरेख बिंदु। तो संरेख बिंदु और असंरेख बिंदु हम आशा करते हैं कि आप समझे होंगे। हम बढ़ेंगे आगे और हम जानकारी लेंगे रेखा के बारे में। रेखा किसे कहते हैं? तो रेखा का भी परिभाषा अलग अलग दिया गया है अलग अलग विद्वानों के द्वारा। फिर से हम यूक्लिड साहब का चर्चा करेंगे। यूक्लिड साहब के अनुसार एक रेखा चौड़ाई रहित लंबाई होती है, यानी कि रेखा वह आकृति है जो चौड़ाई रहित है। चौड़ाई रहित का क्या मतलब है? चौड़ाई रहित का मतलब है कि इसमें चौड़ाई नहीं होते हैं लेकिन लंबाई होती है, लंबाई होती है। तो एक परिभाषा तो यह है कि एक रेखा चौड़ाई रहित लंबाई होती है। यह परिभाषा किसने दिया? तो यूक्लिड साहब ने दिया। दूसरा तरीका से आप परिभाषित कर सकते हैं कि एक रेखा एक बीमी आकृति होती है। मतलब कोई रेखा जो है, रेखा एक बीमी आकृति होती है जिसमें केवल लंबाई होती है। बात तो वही है, घुमा करके बोल दिया गया। तो दोनों बात सेम ही है, जो याद रहे आप याद रखेंगे। रेखा का खासियत याद रखिएगा कि इसके दोनों छोर पर तीर लगा होगा और इस तीर का मतलब है कि इसको दोनों ओर आप अनंत दूरी तक आगे बढ़ा सकते हैं। एंड आप किसी भी रेखा को रेखा ए भी बोल सकते हैं। जैसे अगर ये रेखा है तो इस रेखा को हम रेखा ए भी बोल सकते हैं और इसको संकेत के रूप में रेखा के ऊपर अगर रेखा का छोटा सा चिन्ह दे देंगे तो इसको भी हम रेखा ए बी पढ़ेंगे। ठीक है, ये रेखा ए बी का संकेत है यानी कि चिन्ह है, इसे हम सूचित करते हैं। अब रेखा के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। रेखा का सबसे पहला प्रकार है सरल रेखा। सरल मतलब सीधी रेखा, सरल मतलब सीधी रेखा। तो वह रेखा जो एकदम सीधा हो, स्ट्रेट हो, वो एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जा रहा हो लेकिन जाने का रास्ता पूरा सीधा हो। मान लीजिए ये जो रेखा है वो बिंदु ए से कहाँ तक जाती है? बी तक जाती है, लेकिन ए से बी तक जाने के बीच का जो रास्ता एकदम पूरा सीधा है, पूरा सीधा है। तो इसे क्या कहेंगे प्यारे बच्चों? हम सरल रेखा कहेंगे, यानी कि पूरा जो सीधा रेखा हो उसे हम सरल रेखा कहते हैं। एंड दूसरा है वक्र रेखा। वक्र का मतलब ही होता है टेढ़ा। ठीक है, वक्र का मतलब ही होता है टेढ़ा, यानी कि टेढ़ी मेढ़ी रेखा। तो याद रखिएगा वह रेखा जो एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने में अपनी दिशा कई बार बदलता हो। जैसे कि मान लीजिए कि हम बात कर रहे हैं इस रेखा के बारे में, तो ये रेखा क्या है प्यारे बच्चों? वक्र रेखा है। यह रेखा क्या है? वक्र रेखा है। ये जो रेखा आप देख रहे हैं वक्र रेखा है। ये बिंदु ए से बिंदु बी तक जा तो रही है लेकिन इसके रास्ता में बहुत ही क्या है, उतार चढ़ाव है। मतलब ये कई बार अपना दिशा बदल जो है रही है। तो इस तरह के रेखा को हम वक्र रेखा कहेंगे। सीधा बात समझ लीजिए, टेढ़ी मेढ़ी रेखा को वक्र रेखा कहते हैं। अब हम प्यारे बच्चों बात करेंगे समांतर रेखा के बारे में। तो याद रखिएगा वह दो रेखाएं जिसके बीच का दूरी हमेशा समान हो। यहाँ पर मापिए तो भी 1 cm, यहाँ मापिए तो भी 1 cm, यहाँ मापिए तो भी 1 cm, यहाँ मापिए तो भी 1 cm, अनंत दूरी तक बढ़ा दीजिए तो भी 1 cm ही हो। यानी कि वह दो रेखाएं जिसके बीच का दूरी हमेशा समान हो उसे कहते हैं हम समांतर रेखाएं। और समांतर रेखाओं का एक खासियत होता है कि इसको अनंत दूरी तक भी बढ़ा दीजिएगा फिर भी एक दूसरे को नहीं काटेगा। जैसे कि रेल का पटरी भी कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती है। अगर रेल का पटरी काट देगी तो फिर जानते हैं ट्रेन पलटी मार देगा भाई साहब। इसीलिए याद रखें कि समांतर रेखा किसे कहते हैं। परिभाषा सीधा क्लियर है। वह दो रेखाएं जो एक दूसरे को ये भी बोल सकते हैं वह दो रेखाएं जो एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। एक परिभाषा तो आप ये बना सकते हैं, या दूसरा परिभाषा बना सकते हैं कि वह दो रेखाएं जिसके बीच का दूरी सभी बिंदु पर समान हो। जिसके बीच का दूरी सभी बिंदु पर समान हो। अगर यहाँ 1 cm है तो सब जगह पर 1 cm ही होना चाहिए। तो ऐसे रेखाओं को हम
समांतर रेखा कह सकते हैं। और कोई ज़रूरी नहीं कि समांतर रेखा एक साथ 2 ही हो, एक साथ 3 भी समांतर रेखा हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, लेकिन हमारा मुख्य रूप से काम चलेगा 2 ही समांतर रेखाओं से। अब है तिर्यक रेखा, जिसको प्रतिच्छेदी रेखा भी कहते हैं। तो वैसा 2 रेखा जो एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा हो उसे प्रतिच्छेदी रेखा कहते हैं। तो यहाँ पर आप ध्यान लगाइएगा तो आपको प्यारे बच्चों पता चलेगा कि ये दोनों रेखा इस वाले बिंदु पर क्या कर रहे हैं, प्रतिच्छेद कर रहे हैं एक दूसरे को, तो इसीलिए यह प्रतिच्छेदी रेखा जो है कहलाएगा। प्रतिच्छेदी रेखा का सीधा सीधा मतलब है कि एक बिंदु पर एक दूसरे को काट रहा है भाई साहब। आगे हम बढ़ेंगे और रेखा के आगे के प्रकार के बारे में जानेंगे। रेखा का तो 4 प्रकार हमने पढ़ लिया भाई साहब। अब छठा चीज हम पढ़ने वाले हैं रेखाखंड। रेखाखंड हमने आपको बताया था, रेखा के टुकड़ा को रेखाखंड बोलते हैं। और रेखाखंड पढ़ने के बाद हम बात करेंगे किरण के बारे में। तो समझिए रेखाखंड के बारे में, रेखा प्लस खंड, यानी कि रेखा के खंड को यानी कि रेखा के टुकड़ा को रेखाखंड कहते हैं। परिभाषा की बात करें तो आप लिखिएगा, किसी 2 बिंदुओं के बीच खींची गई एक ऐसी सरल रेखा मतलब सीधी रेखा, जिसे किसी भी तरफ आगे न बढ़ाया जा सके, उसे रेखाखंड कहते हैं। जैसा कि यह, इसमें आप देख सकते हैं किसी भी साइड तीर नहीं लगा हुआ है। तीर नहीं का मतलब है कि आप नहीं आगे बढ़ा सकते हैं। तो जिसे आप आगे नहीं बढ़ा सकते हैं उसे हम रेखाखंड कहते हैं, रेखा का टुकड़ा कहते हैं। साधारण तरीका से आप यह भी परिभाषित कर सकते हैं कि रेखा के टुकड़ा को रेखाखंड कहते हैं। टुकड़ा यानी कि भाग, तो रेखा के टुकड़ा को रेखाखंड कहते हैं। रेखा, अगर ये कोई रेखाखंड है तो आप इसको रेखाखंड ए बी बोल सकते हैं, या शॉर्टकट में अगर ए बी के ऊपर आपने रेखाखंड का चिन्ह दे दिया ना तो इसे भी आप रेखाखंड ए बी पढ़ेंगे। ये चिन्ह है रेखाखंड ए बी, इसे क्या पढ़ेंगे, तो इसे पढ़ेंगे अगर मान लीजिए कहीं पर ए डी के ऊपर ये दिया हुआ है तो इसे रेखाखंड ए डी बोलेंगे। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं प्यारे बच्चों किरण की ओर। किरण क्या है, तो किरण रेखा का वह भाग है जिसका एक अंत बिंदु होता है और दूसरे बिंदु का कोई अंत नहीं होता है। यानी कि इसके एक ओर तीर लगा होगा और एक ओर इसका फिक्स होगा। इसका ये तो अंत बिंदु है, लेकिन हाँ मतलब इसको आप आगे नहीं बढ़ा सकते हैं, लेकिन इधर की ओर तीर लगा हुआ है, यानी कि इसको आप अनंत बिंदु तक प्यारे बच्चों आगे बढ़ा सकते हैं। तो ये किरण है। अगर ये किरण ए बी है तो इसको आप ऐसे किरण ए बी बोल सकते हैं, या फिर शॉर्टकट में ए बी के ऊपर किरण का चिन्ह दे दीजिएगा तो भी इसे हम किरण ए बी बोलेंगे। तो किरण समझने के बाद अब हमारा 8वां जो महत्वपूर्ण पॉइंट है, पद है क्षेत्रमिति से संबंधित, वो कोण है। क्या है प्यारे बच्चों, कोण। तो चलिए जानते हैं कोण के बारे में सब चीज। कोण का साधारण अर्थ क्या है भाई साहब, कोना को कोण कहते हैं। किसे कोण कहते हैं, कोना को कोण कहते हैं। मैं इतना आसान भाषा में मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। कोना को कोण कहते हैं। अगर कहीं पर कोना बन रहा है, जैसे ये आयत है, ये कोना बन रहा है, ये कोना बन रहा है, ये कोना बन रहा, आपका घर का कोना होगा 2 दीवार के बीच का, तो वो भी कोण है। तो कोना को क्या कहते हैं, साधारण भाषा में हम कोना को कोण कहते हैं। हम स्टैंडर्ड भाषा में कोण को परिभाषित करेंगे प्यारे बच्चों आपके सामने। तो आपके सामने परिभाषा बहुत ही अच्छा वाला लिखा हुआ है कि एक ही अंत बिंदु वाली 2 किरणों के सम्मिलन को कोण कहते हैं। यानी कि किरण तो 2 है, लेकिन इस दोनों किरण का अंत बिंदु एक ही है, यानी कि दोनों का पूंछी एक ही बिंदु पर जाकर सट रहा है। तो जब किसी 2 किरण का अंत बिंदु एक ही हो, यानी कि दोनों का पूंछी जाके एक ही बिंदु पर सटेगा, तो वहां पर बनेगा कोण। देखिए कोण बना,
कोण नहीं, कोना बनेगा, कोना। और उसी कोना को हम कोण कह देंगे। कोना को क्या बोलेंगे? कोण। अगर ये ABC है तो इसको हम कोण ABC बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कोण ABC। क्या बोलेंगे? कोण ABC। या इसको प्यारे बच्चों सीधा सीधा जो है कोण B भी बोला जा सकता है। ये कोण का चिन्ह है। या इसको आप कोण ABC बोल सकते हैं। तो ये 3 रूपों में आप बोल सकते हैं। और याद रखें कि कोण का जो मात्रक है वो डिग्री होता है। कोण का मात्रक क्या होता है? डिग्री। यानी कि डिग्री जो है वो कोण का मात्रक है। अगर यह 30 डिग्री का है तो ऐसे लिखेंगे इसको, 30 के ऊपर एक छोटा सा बिंदु नहीं, छोटा सा जीरो। बिंदु का मतलब पॉइंट होता है, लेकिन जीरो का मतलब वह है जिसके बीच में खाली स्थान हो, उसे जीरो कहते हैं। ठीक है। तो ये 30 डिग्री का कोण है तो इसे 30 डिग्री बोलेंगे। तो कोण का मात्रक डिग्री होता है, जैसे कि आपने सुना होगा 90 डिग्री, 80 डिग्री, 60 डिग्री। तो डिग्री का ये चिन्ह है छोटा सा जीरो, ऊपर में लगाते हैं। ठीक है। कोण आपने समझा। अब कोण समझ चुके हैं तो कोण का प्रकार भी हमें पढ़ ही लेना चाहिए। तो चलो पढ़ते हैं कोण के प्रकार को। तो देखिए, कोण होते हैं मुख्य रूप से, सबसे पहला है न्यून कोण। न्यून मतलब, न्यून का अर्थ ही होता है छोटा, छोटा कोण। तो कितना से छोटा? तो 90 डिग्री से छोटा। तो न्यून कोण किसे कहेंगे? वह कोण जिसका माप 90 डिग्री से छोटा हो उसे न्यून कोण कहते हैं। 1 डिग्री से लेकर के और 89 यानी कि 89 डिग्री तक का जो कोण है उसे हम न्यून कोण कहेंगे। जैसे कि अगर बात किया जाए, मान लेते हैं कि ये अगर 50 डिग्री का कोण है, ये 50 डिग्री का कोण है तो ये 90 से छोटा हुआ, इसीलिए इसे हम न्यून कोण बोलेंगे। अगर यह कोण प्यारे बच्चों 80 डिग्री का है, अगर यह कोण 80 ना बोल के 60 बोल दो भाई, 60 डिग्री का है तो इसे हम क्या बोलेंगे? न्यून कोण बोलेंगे। यह कोण अगर 30 डिग्री का है, कितने डिग्री का है? 30 डिग्री का है, तो ये आपका न्यून कोण ही कहलाएगा, क्योंकि सभी के सभी कोण 90 से छोटा है। अब कोण बनाने के लिए करना क्या है आपको? एक तरीका मैं बता देता हूँ कोण बनाने का। आप सबसे पहले एक तो पूरा एकदम लेटा हुआ किरण ले लीजिए। ये किरण ले लिया आपने, एकदम सोया हुआ होना चाहिए, जिससे हम कहते हैं क्षैतिज किरण, या इसे हम इंग्लिश में हॉरिजॉन्टल भी कह सकते हैं। एक किरण ये ले लिया आपने और एक किरण आप ऐसे खींच लीजिए, तो ये क्या कहलाएगा? यहाँ पर जो बना यही कहलाएगा कोण। और अगर ये कोण मान लेते हैं कि 80 डिग्री का है तो हम इसे न्यून कोण बोलेंगे। अगर ये 80 डिग्री का है तो ये क्या बोलेगा? हम बोलेंगे इसे हम न्यून कोण बोलेंगे। अब हम प्यारे बच्चों बढ़ेंगे आगे, और आगे बहुत सारे कोण के प्रकार को पढ़ने वाले हैं। तो न्यून कोण, न्यून मीन्स छोटा, कितना से छोटा? तो 90 डिग्री से छोटा जो भी कोण होगा, 1 डिग्री से लेकर के 89 डिग्री तक का सभी कोण कहलाएगा न्यून कोण। क्या कहलाएगा? न्यून कोण कहलाएगा। अब हम बढ़ते हैं दूसरे कोण के प्रकार के ऊपर। दूसरा कोण है प्यारे बच्चों समकोण। समकोण किसे कहते हैं? तो 90 डिग्री के कोण को समकोण कहते हैं। जिस कोण का माप 90 डिग्री हो उसे समकोण कहेंगे। और 90 डिग्री का कोण बनाने के लिए क्या करना है? एक लेटा हुआ किरण लेना है और एक पूरा खड़ा किरण लेना है, जो जमीन पे जैसे लगे हो कि खड़ा हो। ठीक है। तो इस तरह का कोण हमेशा क्या कहलाएगा? समकोण कहलाएगा। और समकोण का माप हमेशा 90 डिग्री होना चाहिए, न तो 90 से छोटा न ही 90 से बड़ा। वह कोण जिसका माप 90 डिग्री होता है उसे हम समकोण कहते हैं। तो समकोण आपने समझा। आगे बढ़ेंगे और जानेंगे अधिक कोण के बारे में कि अधिक कोण क्या होता है। तो याद रखिएगा, अधिक का मतलब है ज़्यादा। कितना से ज़्यादा? तो 90 से ज़्यादा या 90 से अधिक, और 180 से छोटा। 90 से अधिक का मतलब ये नहीं कि 400-500 तक चले जाएंगे आप। 90 अधिक का मतलब है कि 90 से अधिक जाएंगे और 180 से छोटा होना चाहिए। तो दुनिया का वह सभी कोण जो 90 से छोटा था उसे आप न्यून कोण बोले, जो 90 डिग्री का था उसे आप समकोण बोले, और जो कोण
90 से बड़ा और 180 से छोटा होगा उसे अधिक कोण बोलेंगे। यानी कि 91 डिग्री से लेकर के, कहाँ से लेकर के, तो 91 डिग्री से लेकर के कितना से, इसका मतलब क्या है, इसका सीधा सीधा मतलब है कि 91 डिग्री से लेकर के R179 यानी कि 179 डिग्री तक का जो भी कोण होगा वो सभी के सभी अधिक कोण कहलाएंगे। जैसे कि प्यारे बच्चों, अगर मान लीजिए कि यहाँ पर जो कोण बन रहा है यह कोण अगर 120 डिग्री का है तो इसे हम बोलेंगे अधिक कोण, क्योंकि ये 90 से बड़ा है। अगर यह कोण 110 डिग्री का है तो इसे प्यारे बच्चों हम बोलेंगे अधिक कोण, क्योंकि ये 90 से बड़ा है। और अगर ये वाला कोण यहाँ पर जो कोना बनते दिखाई दे रहा है 130 डिग्री का है तो इसका सीधा मतलब है कि ये अधिक कोण है। तो अधिक कोण किसे कहते हैं वो आपने समझा होगा। आगे बढ़ेंगे और जानेंगे रिजु कोण के बारे में। रिजु कोण किसे कहते हैं तो याद रखिएगा, सीधी सीधी बात है। हम 179 यानी कि 79 डिग्री तक का कोण पढ़ चुके हैं, तो 179 के बाद आएगा 180। 180 डिग्री के कोण को रिजु कोण कहते हैं। जिस तरह से 90 डिग्री के कोण को समकोण कहते हैं, उसी तरह से 180 डिग्री के कोण को रिजु कोण कहते हैं। अब ये रिजु कोण होगा कैसा, देखिए रिजु कोण बनाने के लिए क्या करना है कि आपको एक रेखा, एक किरण इधर की ओर खींचना है और इसी बिंदु से एक किरण इधर की ओर खींचना है, ठीक है। और देख सकते हैं एक किरण इधर जा रही है और एक किरण इधर जा रही है, तो एक सीधा रेखा बना रही है कि नहीं बताइए, एक सीधा रेखा बना रही है कि नहीं। तो हम इसी कारण यहाँ पर जो बनेगा कोण ये 180 डिग्री का होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि अगर आप एक ये रेखा खींचते सीधा सीधा तो इधर बनेगा 90 डिग्री और इधर बनेगा 90 डिग्री, तो 90 और 90 ये पूरा मिला के कितना हो गया 180 डिग्री का हो गया। तो आपने देखा कि कैसे रिजु कोण बनाया जाता है। मान लीजिए ये बिंदु था, इस बिंदु से इधर एक किरण खींचा गया और इस बिंदु से इधर एक किरण खींचा गया और दोनों बिंदु के बीच में जो ये कोण बना रेखा के एक ही साइड, उसे हम बोलेंगे भाई साहब रिजु कोण, और इसका मान होगा 180 डिग्री। कितना मान होगा भैया 180 डिग्री होगा, ये आप क्या करें ध्यान रखें। तो आपने रिजु कोण बनाना सीखा। आप सीधा रिजु कोण का परिभाषा यह भी कर सकते हैं कि किसी सरल रेखा के एक ओर बनने वाले कोण को रिजु कोण कहते हैं, क्योंकि एक ही ओर बनाए हैं, दोनों ओर बनाएंगे तो 180 उधर और 180 इधर, तो 180 180 18 36 360 डिग्री का हो जाएगा, ठीक है। तो रिजु कोण आपने समझा, रिजु कोण कैसे बनाएंगे वो आपने समझा। रिजु कोण का मान 180 डिग्री होता है वो भी आपने समझा, क्योंकि 90 90 इसमें दो बार मिला हुआ है। इसके बाद जानेंगे हम प्यारे बच्चों पूरक कोण के बारे में। किस कोण के बारे में, तो पूरक कोण के बारे में जानेंगे। जानिएगा कि पूरक कोण क्या होता है। तो याद रखिएगा, ऐसा दो कोण जिसका योग 90 डिग्री हो तो ऐसे कोणों को एक दूसरे का पूरक कोण कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि 50 डिग्री और 40 डिग्री का दो कोण है, तो एक कोण है 50 डिग्री का, एक कोण है 40 डिग्री का, दोनों का योग प्यारे बच्चों पूर रहा है 90। इसका मतलब यह दोनों एक दूसरे का पूरक है, एक दूसरे क्या है पूरक कोण है। तो पूरक कोण किसे कहेंगे, तो ऐसा दो कोण जिसका योग 90 डिग्री हो तो ऐसे कोणों को पूरक कोण कहते हैं। अब पूरक कोण में कोई जरूरी नहीं है कि 50 डिग्री और 40 डिग्री हो, 45 डिग्री और 45 डिग्री का कोण भी एक दूसरे का पूरक कहला सकता है। 60 डिग्री और 30 डिग्री का कोण भी एक दूसरे का पूरक कहला सकता है। यानी कि ऐसा दो कोण लीजिए जिसको जोड़ने पर 90 पूरे, तो वो पूरक कहलाएगा। अब लाखों एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे कोई ले लेगा 70 डिग्री और 20 डिग्री। आप लोग भी एक एग्जाम्पल लेकर के बताइए और 5 एग्जाम्पल आप अपने मन से बनाइएगा जरूर। मैं आपके सामने नहीं हूँ लेकिन आपको मैं बता रहा हूँ कि 5 एग्जाम्पल आप अपने मन से क्या कीजिएगा बनाइएगा और हम सोचिएगा कि क्या यह पूरक कोण है कि नहीं। तो सीधी सीधी बात है,
वैसा दो कोण जिसका योग 90 डिग्री हो उसे कहेंगे पूरक कोण। अब बढ़िए आगे, ये सब बहुत काम आएगा, क्वेश्चन बनाते टाइम बहुत ही काम आएगा सबके सब चीज़। अब बढ़ेंगे समपूरक कोण को पढ़ेंगे। भाई समपूरक कोण क्या है? समपूरक कोण का दूसरा नाम है ऋजु पूरक कोण। अब ऋजु कोण हम लोग पढ़ चुके हैं, 180 डिग्री के कोण को कहते हैं ऋजु कोण, यानी कि वैसा दो कोण जिसका योग 180 डिग्री हो तो ऐसे कोणों को हम समपूरक या ऋजु पूरक कोण कहते हैं। अगर दो कोण को जोड़ करके 90 पूर रहा है तो पूरक कोण, और अगर कोई ऐसा दो कोण है जिसको जोड़ने से 180 पूर रहा है तो उसे बोलेंगे समपूरक कोण। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं मेरे साथ, 100 डिग्री और 80 डिग्री 180 डिग्री हो जाएगा, 90 डिग्री 90 डिग्री ये भी 180 पूर जाएगा। कोई बच्चा एग्जाम्पल ले लिया 110 डिग्री और 70 डिग्री, वेल डन, ये भी आपका 180 डिग्री होगा, तो ये भी क्या कहलाएगा? यह भी प्यारे बच्चों कहलाएगा समपूरक कोण, यानी कि 110 70 का समपूरक है। या आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि 70 जो है 110 का समपूरक है। मैंने आपसे पूछ लिया कि बताइए भैया 90 तो ले चुके हैं हम लोग, हमने आपसे पूछ लिया कि 120 डिग्री का समपूरक कोण कितना होगा। मैंने आपसे क्या पूछा? 120 डिग्री का समपूरक कोण कितना होगा, तो क्या बताइएगा? अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए कि 120 डिग्री का समपूरक कितना होगा तो क्या बताइएगा? तो आप सीधा सीधा बता सकते हैं कि 120 डिग्री का समपूरक कितना होगा। तो आप यह सोचिए कि 120 में कितना जोड़ेंगे तो 180 पूरेगा। तो सर 120 में 60 जोड़ेंगे तो 180 पूरेगा, इसका मतलब है कि 60 120 का समपूरक है। तो इस तरह से भी आप दिमाग लगाया करें समपूरक कोण समझने के बाद। अब हम बढ़ते हैं आगे, और अब जो पढ़ने वाले हैं 2-3 प्रकार के कोण, वो होगा वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, क्योंकि वो सब तो बहुत सारे बच्चे बहुत सारे टीचर आपको पढ़ा देते हैं, लेकिन यहाँ पर आ जाती है दिक्कत। तो समझने की कोशिश कीजिएगा, और ये चीज़ बहुत सारे बच्चे रिवाइज में नहीं रखते हैं। तो आप लोग अगर यहाँ पर ध्यान से समझिएगा तो आपको यहाँ ही याद हो जाएगा, कभी रटना नहीं पड़ेगा। हमारा 7वां नंबर प्रकार का जो कोण है वो है शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण क्या है, चलिए समझते हैं पूरे डिटेल में। शीर्षाभिमुख कोण किसे कहते हैं? देखिए, जब दो रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं, जैसा कि यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, तो एक दूसरे के विपरीत बना कोण शीर्षाभिमुख कोण कहलाता है। जैसे देख लीजिए, ये वाला कोण आपको दिख रहा है, और इसके जस्ट विपरीत वाला जो कोण होगा ना, वो एक दूसरे का कहलाएगा शीर्षाभिमुख कोण। तो बताइए, इस कोण के जस्ट विपरीत यानी कि उल्टा दिशा में ये कोण है कि नहीं? तो यहाँ पर कोण ए ओ जो है बिल्कुल ठीक है, एक मिनट, हाँ, ए ओ डी, कोण ए ओ डी, ठीक है, और बी ओ सी या फिर सी ओ बी जो कोण है वो एक दूसरे का क्या है? शीर्षाभिमुख कोण है। इसी तरह से प्यारे बच्चों आपको जो है पता होना चाहिए कि यहाँ पर आप अगर ध्यान दें तो मैं बता सकता हूँ कि ये वाला कोण जो है, जिसको आप कोण AOC बोल दीजिए, क्या बोल दीजिए? AOC, क्या बोल दीजिए? कोण AOC बोल दीजिए। तो ये जो कोण है इसका शीर्षाभिमुख कौन है? तो ये कोण उस कोण का शीर्षाभिमुख कोण कहलाएगा। समझ में आ रहा? हल्का इसको और अच्छा कर देते हैं, देखने में अच्छा रहे तब तो आपको मज़ा भी आएगा भाई। तो मान लीजिए कि ये वाला जो कोण रहा, इसके जस्ट उल्टा में ये वाला कोण आपको दिखाई दे रहा है। तो ये दोनों लाल वाला एक दूसरे का शीर्षाभिमुख है, दोनों हरा वाला एक दूसरे का शीर्षाभिमुख कोण है। तो शीर्षाभिमुख कोण बनेगा कब भाई साहब? शीर्षाभिमुख कोण बनेगा कब? तो याद रखिएगा, जब एक रेखा दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी तब बनेगा शीर्षाभिमुख कोण। प्रतिच्छेद के टाइम पर ही शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं? बनते हैं। और
यहाँ पर साफ साफ अक्षरों में लिखा ही है कि जब दो रेखाएं एक दूसरे को काटती है तो एक दूसरे के विपरीत बना कोण शीर्षाभिमुख कोण कहलाता है। यहाँ पर ध्यान से देखा जाए तो कोण AOC मतलब ये वाला कोण, और कोण BOD मतलब ये वाला कोण, ये शीर्षाभिमुख कोण का एक जोड़ा है, युग्म मतलब जोड़ा है। तथा कोण COB मतलब ये वाला कोण, और AOD मतलब ये वाला कोण, वो एक दूसरे का जो है शीर्षाभिमुख कोण का जो है ये युग्म है, तो इतना दूसरा युग्म है। तो आपने देखा कि शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है। हम आशा करते हैं कि शीर्षाभिमुख कोण अब आपको कभी भी रटना नहीं पड़ेगा। हम बढ़ेंगे आगे और आगे के बातों को जानेंगे बहुत ही डिटेल में। हमारा अगला टॉपिक है आसन्न कोण। आसन्न कोण क्या होता है देखिएगा। आसन्न कोण का खासियत है ये कोण बनाने के लिए कम से कम 2 किरण चाहिए। एक किरण ये देख लीजिए और एक किरण ये देख लीजिए। तो एक कोण बनाने के लिए कम से कम 2 किरण चाहिए। लेकिन अब एक कोण बनाना चाहते हैं 2 किरण चाहिए। अब अगर कोई व्यक्ति 2 कोण बनाना चाहेगा तो उसको 4 किरण चाहिए। 2 कोण बनाना चाहता, एक कोण है ये दूसरा कोण है, तो यहाँ पर 2 किरण लग रहा है, यहाँ भी 2 किरण लग रहा है, यानी कि 2 किरण बनाने के लिए 2 कोण बनाने के लिए 4 किरण चाहिए। लेकिन जब 3 किरण से ही 2 कोण बन रहा हो तो उस स्थिति में बनते हैं आसन्न कोण। वे देखिए, वैसे 2 कोण जिसकी एक भुजा उभयनिष्ठ और उसका एक ही शीर्ष हो, और जिसकी एक भुजा उभयनिष्ठ और उसका एक ही शीर्ष हो, आसन्न कोण कहलाते हैं। यानी कि वैसा 2 कोण जिसमें एक भुजा उभयनिष्ठ होगा, जैसे कि देख लीजिए आप, ये अगर आप देख रहे हैं तो ये वाला कोण जो बन रहा है वो किरण OB और किरण OC के मेल से बन रहा है। एंड अगर इस कोण का बात किया जाए, यहाँ पर अगर इस वाले कोण का बात किया जाए तो ये भी 2 किरण के मेल से बन रहा है। एक तो किरण है AO और एक किरण है आपका BO बोल दीजिए या OB बोल दीजिए। तो आपने क्या देखा, आपने देखा कि यह वाला जो किरण है वह दोनों कोण में उभयनिष्ठ हैं। उभयनिष्ठ का मतलब है कि ये दोनों कोण में काम कर रहा है। इस कोण को बनाने में भी इसका सहयोग है और इस कोण को बनाने में भी इसका क्या है, सहयोग है। पहला तो ये, और दूसरा कि उसका एक ही शीर्ष हो। देख सकते हैं दोनों कोण का शीर्ष एक ही है, यही बिंदु, यानी कि इसी बिंदु पर यानी कि एक ही बिंदु पर दोनों कोण बन रहा है। तो इस स्थिति में जो कोण बनेगा प्यारे बच्चों, उसे हम कहेंगे आसन्न कोण। क्या बोलेंगे, आसन्न कोण, या फिर एडजेसेंट एंगल भी हम इसे बोलते हैं। तो आसन्न कोण हम आशा करते हैं कि आप लोग समझ पा रहे होंगे। यहाँ पर मैंने लिख भी दिया है कि यहाँ जो कोण AOB तथा कोण BOC है वो एक दूसरे का आसन्न कोण है। एक दूसरे का क्या है, आसन्न कोण है। तो आसन्न कोण हम आशा करते हैं कि समझे होंगे। और आसन्न कोण कब बनेगा, जब 3 किरण से ही 2 कोण बन रहा हो। 3 किरण से ही 2 कोण बन रहा हो तो उसे आसन्न कोण कहेंगे। और ये दोनों सटा होगा, सटा हुआ कोण होगा, एक दूसरे से क्या होगा, सटा हुआ होगा। ये भी आप ध्यान में रखें। अगला बात करेंगे प्यारे बच्चों हम लोग नम्मा, और ये बहुत ही काफ़ी महत्वपूर्ण है। ज़रा ध्यान देने की आप लोग कोशिश कीजिएगा। हल्का आप कह सकते हैं कि इसका कंसेप्ट बड़ा है, तो समझिएगा कि क्या है। हम लोग पहले पढ़ेंगे बाह्य कोण, फिर पढ़ेंगे अंतःकोण, फिर पढ़ेंगे एकांतर कोण और फिर पढ़ेंगे शीर्षाभिमुख कोण। तो याद रखिएगा कि जब 2 समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटती हैं तो क्या स्थिति उत्पन्न होता है, और जब किसी 2 समांतर रेखा को कोई रेखा काटती है तो किस किस प्रकार का कोण बनता है,
इसके बारे में ही इस टॉपिक पर, मतलब इस पेज पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो समझिएगा, ये एल रेखा मान लीजिए और ये एम मान लीजिए और ये एन मान लीजिए। एल और एम समांतर रेखाएं हैं, लेकिन एन रेखा एल और एम को प्रतिच्छेद कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही है। और प्रतिच्छेद करने से हो क्या रहा है, तो प्रतिच्छेद करने से प्यारे बच्चों बन रहा है कोण। प्रतिच्छेद करने से क्या हो रहा है, कोण बन रहा है। यहाँ पर 4 कोण बनेंगे और यहाँ भी 4 कोण बनेंगे, 4 कोण बन रहे हैं दोनों जगह पे। अगर ध्यान से देखा जाए तो देख सकते हैं, एक कोण ये बना, एक कोण ये बना, एक कोण ये बना और एक ये भी कोण बन रहा है। इसी तरीक़ा से एक यहाँ पर कोण बन रहा है, एक यहाँ पर कोण बन रहा है, एक यहाँ पर कोण बन रहा और यहाँ भी कोण बन रहा है। तो देखिए 4 कोण तो ऊपर बना, 4 कोण नीचे बना। इस कोण को आप 1 2 3 4 5 से लेके 8 तक बोल सकते हैं। मान लेते हैं कि ये कोण 1 है, ये कोण 2 है एंड ये वाला कोण आपका 3 है और ये वाला कोण आपका 4 है एंड यहाँ से ही फिर शुरू करेंगे तो ये वाला कोण आपका 5 है, ये कोण नंबर 6 है, ये कोण नंबर आपका 7 है और ये है 8वां कोण, ये है 8वां कोण। अब मैं एक बात आपको यहाँ पर बताना चाह रहा हूँ, ज़रा ध्यान से आप समझने की क्या कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा। मैं आपको बताना यह चाह रहा हूँ कि यहाँ पर 4 कोण बन रहे हैं, यहाँ भी 4 कोण बन रहे हैं, बिल्कुल बन रहा भाई साहब। देखिए याद रखिएगा कि जिस तरह का 4 कोण यहाँ बन रहा है सेम टू सेम उसी तरह का 4 कोण यहाँ भी बन रहा होगा। बिल्कुल सही आपने पकड़ा, क्योंकि दोनों तो समांतर रेखा के बीच बनने वाला कोण है। आप ध्यान से देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि कोण 2 और कोण 6 एक तरह का कोण है, क्योंकि कोण 2 भी रेखा के ऊपर बन रहा है और ये भी रेखा के ऊपर बन रहा है। तो यहाँ पर हमें बस अभी 1 मिनट में यही चर्चा करनी है कि 4 कोण जिस तरह का ऊपर बनेगा उसी तरह का 5 6 7 8 भी कोण होगा। अब यहाँ पर हम बता रहे हैं आपको कि अंतः कोण क्या होता है, बाह्य कोण क्या होता है और अंतः कोण क्या होता है। तो देखिए, जो आपका ये समांतर रेखा है, कौन सा रेखा, समांतर रेखा, समांतर रेखा के अंदर जो कोण बनेगा वो अंतः कोण कहलाएगा और इसके बाहर में जो कोण बनेगा वो बाह्य कोण कहलाएगा। बाहर में बनने वाला कोण क्या कहलाएगा, तो बाह्य कोण कहलाएगा। तो अब आइए समझिए कि कौन कौन अंतः कोण है, कौन कौन बाह्य कोण है। अगर बात किया जाए तो यहाँ पर कोण नंबर 1, कोण 2, 7 और 8 बाह्य कोण है। देख लीजिए, कोण 1 देख सकते हैं कि समांतर रेखा के बाहर बन रही है, कोण 2 भी बाहर बन रही है, कोण 7 भी बाहर बन रही है और कोण 8 भी बाहर बन रही है। तो ये सारे के सारे जो कोण हैं बाह्य कोण कहलाएंगे, यानी कि अंदर, दोनों रेखा के अंदर नहीं बन रही है। तथा बात करा जाए कोण 3, 4, 5 एंड 6, 3, 4, 5, 6 जो कोण है वो अंतः कोण कहलाएगा, क्योंकि देख सकते हैं कि ये कोण जो 3 है वो रेखा के अंदर बन रही, ये भी रेखा के अंदर, ये भी रेखा के अंदर और कोण 6 भी रेखा के अंदर में बन रही है कोण। तो इसीलिए इसे क्या कहेंगे हम लोग, अंतः कोण कहेंगे। तो समांतर रेखा के अंदर बनने वाले कोण को हम अंतः कोण कहते हैं और बाहर बनने वाले कोणों को हम कहते हैं प्यारे बच्चों बाह्य कोण। बाहर बनने वाले कोणों को क्या कहते हैं, हम बाह्य कोण कहते हैं। अब अंतः कोण और बाह्य कोण आपने सीख लिया कब, जब 2 समांतर रेखा को एक रेखा प्रतिच्छेद करती हो तब। अब हम बढ़ेंगे आगे और हम जानेंगे संगत कोण के बारे में कि संगत कोण क्या होता है। तो याद रखिएगा संगत कोण क्या होता है, हम किसे संगत कोण कहते हैं। तो जब 2 समांतर रेखा को कोई रेखा प्रतिच्छेद कर रही हो, देख सकते हैं प्रतिच्छेद कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो फिर वही स्थिति उत्पन्न होगा। 8 कोण यहाँ भी बनेंगे, 8 कोण यहाँ भी क्या होंगे प्यारे बच्चों, बनेंगे। मान लीजिए इसका नाम हमने L दे दिया, इसका नाम M दे दिया और इसका नाम N दे दिया। तो यहाँ पर कोण बनेगा
यहाँ भी कोण बन रहा है, यहाँ भी कोण। आप समझ ही सकते हैं कि टोटल कितने कोण बन सकते हैं। तो आपको देखने को मिल रहा होगा कि टोटल सर जी तो 8 कोण बन रहे हैं। फिर से हम इसका नामकरण करेंगे। ये आप याद रखें कि बाहर से शुरू करते हैं, तो 1 2 3 4 और फिर इसी साइड से हम करते जाएंगे 5 6 और ये कोण नंबर 7 और ये कोण नंबर 8, 8 कोण यहाँ बना। तो अब हम जानेंगे कि संगत कोण क्या होता है। संगत कोण क्या है, आप यहाँ पर देख लीजिए। हमने बताया था कि 4 कोण यहाँ बन रहा, 4 कोण यहाँ बन रहा है, लेकिन जिस तरह का 4 कोण यहाँ बनेगा उसी तरह का सभी स्थिति में समान स्थिति वाला कोण यहाँ भी क्या होगा, बनेगा। तो संगत कोण का कंसेप्ट यहीं से निकलता है। संगत कोण का अगर परिभाषा वगैरह खोजने की कोशिश कीजिएगा तो किताब में मिलेगा कि जब दो समांतर रेखाओं को एक रेखा प्रतिच्छेद करती है तो संगत कोण बराबर होता है। संगत कोण क्या होता है, बराबर होता है। और याद रखें कि संगत कोण का मान हमेशा बराबर ही होता है। अब हम जानते हैं कि संगत कोण है क्या। यहाँ पर वैसा दो कोण जिसका स्थिति भी समान हो और दिशा भी समान हो वो कहलाएगा संगत कोण। जैसे कि यहाँ पर कोण 1 और कोण 5 एक दूसरे का संगत कोण है। तो चलिए जांच पड़ताल करते हैं कि कैसे कोण नंबर 1 और कोण नंबर 5 संगत हैं। संगत होने के लिए उसका स्थिति भी समान होना चाहिए और दिशा भी समान होना चाहिए। तो कोण 1 देखिए यहाँ पर बन रही है, कोण 1 यहाँ बन रही है। तो इसका स्थिति क्या है, इसका स्थिति है कि समांतर रेखा के ऊपर बन रही है, बाएं साइड। समांतर रेखा के ऊपर कहाँ बन रही है, बाएं साइड बन रही है। बाएं साइड बन रहा है कि नहीं। तो चलो भाई इसका स्थिति तो हमें पता चला कि समांतर रेखा के ऊपर बाएं साइड बन रही है। और कोण 5 का भी देख लो भाई साहब, ये है कोण 5, तो ये भी तो सर जी समांतर रेखा के ऊपर ही बन रहे हैं और ये भी बाएं साइड ही बन रहा है। ये तिर्यक रेखा के बाएं साइड बन रहा है। तो बिल्कुल ठीक है। आप अगर देखने की कोशिश करेंगे तो आपको दिखेगा कि जैसा स्थिति कोण 1 का है वैसा ही स्थिति कोण 5 का भी है। ठीक है, जो कोण 1 है वही कोण 5 भी है, इसीलिए कोण 5 का संगत है। दूसरा दिशा मिलाइए कि दिशा समान है कि नहीं। तो देखिए दिशा कैसे समान है या नहीं है वो बात करते हैं। तो देख लीजिए कि कोण 1 जो है वो उत्तर पश्चिम दिशा में बन रहा, इस दिशा में, तो कोण 5 भी तो इसी दिशा में बन रहा है। अगर कोण 5 इस दिशा में बनता, अगर हम कोण 6 का बात करेंगे तो कोण 6 कोण 1 का संगत नहीं है। कोण 6 जो है कोण 1 का संगत नहीं है, क्योंकि कोण 6 का दिशा देख सकते हैं, कोण 1 का दिशा देख सकते हैं इधर है, कोण 6 का दिशा क्या है, इधर है। तो दिशा यहाँ पर समान नहीं हुआ, इसीलिए कोण 6 जो है कोण 1 का संगत नहीं होगा। आप देख सकते हैं कोण 1 का दिशा जो है वही कोण 5 का भी दिशा है, तो यहाँ पर भाई साहब दिशा भी समान है। तो इसीलिए कोण 1 और कोण 5 एक दूसरे का संगत है। साधारण भाषा में याद रखें कि जब एक रेखा किसी दो समांतर रेखा को प्रतिच्छेद करती है और उस स्थिति में वैसा दो कोण जिसका स्थिति भी समान हो और दिशा भी समान हो तो उसे हम संगत कोण कहेंगे। इसके अनुसार तो यहाँ पर आप कोण 1 और कोण 5 को संगत बोल सकते हैं। इसी तरह से कोण 2 देख लीजिए और कोण 6 देख लीजिए, एक दूसरे क्या है, संगत है, क्योंकि जिस दिशा में और जिस स्थिति में कोण 2 बन रहा है उसी दिशा में और उसी स्थिति में कोण 6 भी बन रहा है। देख सकते हैं कि जो है समांतर रेखा से ऊपर और दाहिने ओर, समांतर रेखा से ऊपर बन रहा है और दाहिने ओर बन रहा है। ये भी समांतर रेखा से, ये जो कोण है ये कोण भी समांतर रेखा से ऊपर और दाहिने ओर बन रहा है, तो स्थिति तो समान है। दिशा देख लीजिए, तो दिशा देखिए, आप दिशा देख पाएंगे कि इस कोण का दिशा भी ये है उत्तर पूरब की दिशा और इसका भी दिशा उत्तर पूरब ही है। देख सकते हैं दोनों का दिशा सेम जा रहा है कि नहीं जा रहा है। तो जिसका स्थिति और दिशा
दोनों समान हो वो कोण कहलाएंगे प्यारे बच्चों, कौन सा कोण, तो वो कहलाएगा एक दूसरे का संगत कोण। इसके अनुसार से कोण 4 और कोण 8 एक दूसरे का संगत है, यानी कि कोण 4 का संगत कोण है कोण 8। देख सकते हैं सेम है भाई, सेम है। आप देख सकते हैं कि नीचे मतलब समांतर रेखा के नीचे बाईं साइड बन रहा है, ये भी समांतर रेखा के नीचे बाईं साइड बन रहा है। दिशा इसका ये है, इसका भी दिशा यही है। और इसी तरह से कोण 3 का संगत कोण 7 होगा। कोण 3 का संगत कौन होगा सर? कोण 7 होगा। ये जो कोण है उसी स्थिति का ये वाला भी कोण है। तो हम आशा करते हैं कि ये संगत कोण क्या होता है और कब बनता है ये आप समझ पाए होंगे। संगत कोण कब बनेगा? जब दो समांतर रेखा को कोई रेखा प्रतिच्छेद कर रही हो, उसी स्थिति में संगत कोण बनेंगे। दूसरी बात याद रखिएगा कि संगत कोण का मान भी बराबर होता है। अगर मैंने बोला कि कोण 1 और कोण 5 एक दूसरे का संगत है तो इसका मान भी बराबर होगा। अगर कोण 1 30 डिग्री का होगा तो कोण 5 भी 30 डिग्री का ही होगा। कोण 5 भी प्यारे बच्चों क्या होगा? 30 डिग्री का ही होगा। तो संगत, अब परिभाषा तो हम बताए थे कि जब दो समांतर रेखाओं को एक रेखा प्रतिच्छेद करती है तो संगत कोण बराबर होते हैं। ये परिभाषा मिलेगा, लेकिन इससे कुछ ज़्यादा क्लियर नहीं हो पाता है और मैंने आपको इतना डिटेल में बताया है। अब बढ़ेंगे आगे और आगे की चीज़ों को क्या करेंगे? ध्यान से सीखने समझने का करेंगे प्रयास। तो समझने का आप लोग भी पूरा जी जान लगा दीजिएगा। संगत कोण के बाद यहाँ पर संगत कोण के बारे में वही बात लिख दिए हैं कि संगत कोण का मान बराबर होता है। मान बराबर होने का क्या मतलब है कि कोण 1 बराबर कोण, अगर कोण 2 और कोण 6 एक दूसरे का संगत है तो कोण 2 बराबर कोण 6 होगा। यानी कि कोण 2 अगर 30 डिग्री का होगा तो कोण 6 भी 30 डिग्री का होगा। इसी तरीक़ा से कोण 4 कोण 8 के बराबर होगा, कोण 3 कोण 7 के बराबर होगा और कोण 1 कोण 5 के बराबर होगा। इसका मतलब है कि कोण 30 डिग्री होगा, कोण 1 तो कोण 5 भी 30 डिग्री का ही होगा। यही मतलब है इस वाले पॉइंट का, नोट का। नेक्स्ट हम प्यारे बच्चों बात करेंगे एकांतर कोण के बारे में और यह कोण का लास्ट टॉपिक होगा और इसके बाद हम क्लास को कंप्लीट भी करेंगे। अगले क्लास में इससे आगे और सीखेंगे। तो समझिए कि एकांतर कोण जो है क्या होता है। एकांतर कोण क्या होता है तो याद रखिएगा कि अगर कोई दो समांतर रेखा है L और M और उसको कोई रेखा N प्रतिच्छेद कर रही हो तो भाई साहब आपको पता होना चाहिए कि 4 कोण ऊपर और 4 कोण नीचे बनेंगे। तो पहले बना लेते हैं। मान लीजिए ये कोण 1 है, ये कोण है, ये कोण भी है, एक यह कोण भी है। इस तरह से नीचे भी 4 कोण भाई साहब क्या होगा? बनेगा। तो 4 4 8 कोण हो गए। ये कहलाएगा कोण 1, ये कहलाएगा 2, ये कहलाएगा 3, ये 4 एंड ये कोण है आपका 5, ये कोण है 6, 7 और 8 कोण बना। अब हम जानेंगे कि संगत कोण क्या होगा। कौन सा कोण? संगत कोण। तो जानिएगा संगत कोण, संगत नहीं, एकांतर कोण। एकांतर कोण क्या होगा वो जानेंगे। तो देखिए एकांतर कोण आखिर किसे कहेंगे वो जानने का आप क्या कीजिएगा? प्रयास कीजिएगा। यहाँ पर सारे के सारे कोण जो है प्यारे बच्चों वो क्या था? संगत कोण है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे और जानते हैं एकांतर कोण के बारे में। तो याद रखिएगा कि जब दो समांतर रेखा को कोई एक रेखा प्रतिच्छेद करती है तो एकांतर कोण का मान बराबर होता है। यानी कि आप परिभाषा खोजिएगा कहीं पर तो यही परिभाषा मिलेगा कि दो समांतर रेखाओं को अगर कोई एक रेखा प्रतिच्छेद करती है तो एकांतर कोण बराबर होते हैं। यानी कि एकांतर कोण का भी मान बराबर होगा। लेकिन याद रखिएगा वैसा दो कोण जिसका स्थिति विपरीत हो और दिशा भी विपरीत हो उसे बोलेंगे एकांतर कोण। यहाँ पर आपने देखा था कि स्थिति भी समान और दिशा भी समान तो था संगत कोण। लेकिन जब स्थिति भी विपरीत हो जाए और दिशा भी विपरीत हो जाए तो कहलाएगा एकांतर कोण। जैसे हम बोल रहे हैं कि कोण 1 कोण 7 का एकांतर है तो देखिएगा कि इसका स्थिति भी
विपरीत यानी कि अलग होगा और दिशा भी विपरीत यानी कि अलग यानी कि उल्टा होगा। तो कोण एक देख सकते हैं यह है जो समांतर रेखा से ऊपर और प्रतिच्छेदी रेखा से बाएं ओर बन रहा है। लेकिन कोण 7 का बात करेंगे तो ये समांतर रेखा से देख सकते हैं कोण 7 समांतर रेखा से नीचे बन रहा है, जो कि कोण 1 समांतर रेखा से ऊपर बन रहा था। तो ये समांतर रेखा से नीचे बन रहा है और ये प्रतिच्छेदी रेखा से बाएं की ओर बन रहा था ना, लेकिन ये देखिए प्रतिच्छेदी रेखा से दाहिने ओर बन रहा है। तो स्थिति उल्टा हुआ। अब दिशा भी उल्टा होगा, दिशा भी विपरीत, दिशा भी क्या होगा, जस्ट विपरीत होगा। देख सकते हैं कि इस कोण का दिशा है इधर उत्तर पश्चिम की ओर, लेकिन इस कोण का दिशा क्या है भाई साहब, इस कोण का दिशा है दक्षिण पूर्व की ओर। तो देखिए ये जा रहा है इधर, ये जा रहा है इधर, तो दिशा विपरीत हुआ कि नहीं हुआ, तो बोलेंगे यस सर हुआ यहाँ पर दिशा विपरीत। तो ये इस तरह से आप कह सकते हैं कि कोण 1 और कोण 7 जो है वो क्या है, एकांतर कोण है। कौन सा कोण है, एकांतर कोण है। इसी तरह से कोण 2 और कोण 8 भी एकांतर होगा। देख सकते हैं कि कोण 2 बन रही है इधर की ओर और कोण 8 जस्ट इसके विपरीत दिशा की ओर बन रही है। तो कोण 2 और कोण 8 क्या हो गया, एक दूसरे का जो है एकांतर कोण हो गया। इसी तरह से कोण 4 कोण 6 का एकांतर होगा, कोण 3 कोण 5 का एकांतर होगा। लेकिन एकांतर कोण में 2 तरह के होते हैं। ये दोनों कोण जो है वो प्यारे बच्चों कहलाएगा एकांतर बाह्य कोण, यानी कि एकांतर तो है लेकिन बाहर की ओर बन रहा है। देखिए जैसे ये कोण 1 और कोण 7 बाहर की ओर तो बन ही रहा है, और कोण 2 और कोण 8 भी बाहर की ओर क्या हो रहा है, बन रहा है। अंदर अभी तक इसमें से कोई नहीं बना। तो जो बाहर की ओर बनेगा उसे बोलेंगे एकांतर बाह्य कोण। क्या बोलेंगे, एकांतर बाह्य कोण। और जो कोण अंदर की ओर बनेगा उसे बोलेंगे एकांतर अंतः कोण। जैसे कि कोण 4 और कोण 6, तो कोण 4 देख सकते हैं दोनों समांतर रेखा के अंदर बना, और कोण 6 भी दोनों समांतर रेखा के अंदर बना। ये लेकिन ये दोनों जो है ना विपरीत दिशा में बना हुआ है। उसी तरह से कोण 3 भी समांतर रेखा के अंदर बना और कोण 5 भी समांतर रेखा के अंदर बना। तो इस तरह इसीलिए यह एकांतर अंतः कोण कहलाएगा, एकांतर अंतः कोण जो है कहलाएगा। तो ये दोनों युग्म जो है एकांतर अंतः कोण कहलाएगा। तो हम आशा करते हैं कि आप एकांतर कोण क्या होता है वो समझे होंगे। अब प्यारे बच्चों हम बढ़ेंगे आगे और आगे की चीज़ों को क्या करेंगे, सीखेंगे, समझेंगे। आगे बस आपको छोटा सा एक नोट याद रखना है कि एकांतर कोण का मान भी बराबर होता है, बिल्कुल बराबर होगा। जरा देख लो, आप देख ही लो पहले। जितना डिग्री का ये कोण होगा उतना ही डिग्री का यह कोण होगा, क्योंकि एक दूसरे के एकांतर है। और देखने में भी लग रहा है जितना साइज का ये कोण बन रहा है ना 1, उतना ही साइज का कोण 2 भी बन रहा है। इस तरह से जितना साइज का कोण आपका 2 बन रहा है उतना ही साइज का कोण 8 भी बन रहा है। देख सकते हैं फैलाव दोनों का सेम है। तो अंतः कोण भी एक दूसरे के बराबर होते हैं, एकांतर कोण भी और संगत कोण भी बराबर ही होते हैं। इसीलिए यहाँ पर हमने लिख ही दिया है कि एकांतर कोण का मान भी बराबर होता है। जैसे कोण 1 बराबर कोण 7 होगा, कोण 2 बराबर कोण 8 होगा, कोण 4 बराबर 6 होगा और कोण 3 बराबर कोण 5 होगा। तो यहाँ तक हम लोगों ने समझा, कोण हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। अब द्विविमीय आकृति अगले क्लास में हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे। कौन सा आकृति पढ़ना शुरू करेंगे, द्विविमीय आकृति पढ़ना जो है अगले क्लास में शुरू करेंगे। आशा करते हैं कि ये क्लास जो है आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा और अगले क्लास में द्विविमीय और त्रिविमीय आकृति दोनों का कंसेप्ट हम लोग पूरा पढ़ लेंगे। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन बनाना शुरू करेंगे। तीसरे क्लास से क्या बनाना शुरू करेंगे, क्वेश्चन बनाना शुरू करेंगे। तो आशा करते हैं कि ये क्लास आप लोगों को अच्छा लगा होगा। क्लास अच्छा लगा हो तो आप लोग शेयर जरूर कीजिए अपने मित्र, भाई, बहन, दोस्त, पड़ोसी के साथ इस क्लास को शेयर कीजिए ताकि सभी बच्चों तक इसका जो है ना फ़ायदा पहुंच सके। और LGR स्टडी ऐप जितने भी बच्चे अगर अभी तक डाउनलोड नहीं किए हैं तो ज़रूर डाउनलोड कर लीजिएगा। इसमें आपको सभी विषय का जो है ये सारा जो सुविधा है बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा।
और पेड कोर्स जितने भी बच्चे ज्वाइन नहीं किए हैं तो ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। गुड बाय, टेक केयर, मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में।